हे गाइस, आज हम एक डाइपोल के लिए एक जनरल लोकेशन पे, सी लोकेशन पे कितना पोटेंशियल बनता है वो निकालेंगे। एकदम सीधा सीधा कैलकुलेशन है, नया कुछ नहीं है, देखते हैं, ठीक है ना। तो ये डाइपोल है -q + q। डाइपोल का जो मिड पॉइंट है उसको हमने ओरिजिन माना और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमने अपना सी लोकेशन माना जहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल निकालने के लिए एज बिकॉज वी हैव गॉट टू चार्जेस, दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखना पड़ेगा और दोनों को सीधा सीधा स्केलरली ऐड कर देना है, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? कम ऑन, इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। वी कॉल दिस एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन हम लेते हैं, जिस एजम्पशन का इसके कैलकुलेशन में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसलिए हम पहले उस एजम्पशन को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि से आर जो है दैट इज मच 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 ग्रेटर देन एज कंपेयर टू एल। इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट से जिस लोकेशन में हमको फील्ड निकालना है, ये जो डिस्टेंस है ये डाइपोल के साइज से बहुत बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी वेरी फार अवे विथ रेस्पेक्ट टू द डाइपोल, ठीक है, डाइपोल से बहुत दूर है। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर वो पॉइंट डाइपोल से बहुत दूर है तो इससे हमारे सिचुएशन में फर्क क्या पड़ेगा, क्या डिफरेंस क्रिएट होगा, पिक्चर कैसे चेंज होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो इन दो लाइंस को देखो, R1 R2 दे आर वेरी कन्वर्जिंग, राइट। सी को थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा तो थोड़ा लेस कन्वर्जिंग होगा, सी को और ऊपर लेके जाऊंगा थोड़ा और लेस कन्वर्जिंग होगा। अगर मैं सी को बहुत दूर लेके चला जाऊं तो यहां से जो दोनों लाइंस निकलेगा या जो तीसरा लाइन भी है, ये तीनों लाइंस विल बी नियरली पैरेलल टू ईच अदर। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो यहाँ बनाता हूँ, होप से तुमको दिखाई दे रहा है। -q + q बहुत दूर है तो वहाँ तक जाना है, फिर मिड पॉइंट से वहाँ तक जाना है, फिर यहाँ से वहाँ तक जाना है, दिख रहा है। तो ये तीनों लाइंस जाके बहुत ऊपर जाके अगर मीट करेगा, सो ये जो तीनों लाइंस तुमको दिख रहा है दे आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर। तो हमारे इस कैलकुलेशन में हम इन तीनों लाइंस को पैरेलल ही मान के सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस विल मेक अवर लाइफ ईजियर, दिस विल मेक अवर कैलकुलेशन मच मोर ईजियर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमने लिया, हमको ये समझ आया कि ये और ये तीनों पैरेलल है। सर डायग्राम में तो नहीं दिख रहा भाई, डायग्राम में मैं ऐसे बना नहीं सकता, राइट। डायग्राम में तो स्पेस कन्फाइंड है इसलिए थोड़ा तीनों अजीब दिख रहा है, बट एक्चुअली आई होप सो तुमको मैं सिचुएशन समझा पाया। एक्चुअली कुछ ऐसा सिचुएशन, ठीक है ना। तो वी नो दिस इज द सिचुएशन। तो हमने डायग्राम भी ऐसे बनाया, -q + q। सी कहीं बहुत ऊपर है, यहाँ से एक लाइन सी तक जा रहा है, यहाँ से भी एक लाइन सी तक जा रहा है, यहाँ से भी एक लाइन सी तक जा रहा है, तीनों को मैंने पैरेलल माना, ठीक है ना। अगर ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा। वो ऐसा है कि ये लाइन, इसको हमने लंबा खींच दिया ऐसा, यहाँ से हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है ना, 90 डिग्री दिख रहा है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ ना कि इस लाइन का लेंथ और यहाँ से स्टार्ट करके ऊपर सी तक इस लाइन का लेंथ, दोनों लाइन का लेंथ क्या होगा? सेम होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर मैं इन दोनों लाइंस को कंपेयर करूं तो इस लाइन का लेंथ एंड इस लाइन का लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से भी हमने परपेंडिकुलर गिराया, इस लाइन का लेंथ एंड इस लाइन का लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ये दोनों लेंथ्स क्या होगा? सेम। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। चलो डायग्राम में अभी मैं समझाता हूँ, यहाँ पर तो समझ में आ गया। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि R1 का जो वैल्यू होगा, AC का जो वैल्यू होगा, AC का वैल्यू इज नियरली इक्वल टू EC का वैल्यू। इज दैट क्लियर? AC का वैल्यू इज नियरली इक्वल टू EC का वैल्यू। एंड EC क्या है? ध्यान से देखो, EC है EO + OC। इज दैट क्लियर? EO + OC। अच्छा, ये EO क्या है? EO का लेंथ कितना है वो देख लेते हैं। उसके पहले ये एंगल कितना है? थीटा। ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। और ये जो AEO है इसको मैंने थोड़ा सा अलग से बनाया ताकि तुमको अच्छे से दिखे। AOE इसको हमने यहाँ पर बनाया। AO वाला लेंथ कितना हो जाएगा? L
ठीक है ना। हमको OE का वैल्यू चाहिए, OE कितना होगा, OE हमने यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। cos थीटा बेस की जगह हमने लिख दिया OE और या EO डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया L, सो EO का वैल्यू कितना आ गया L cos थीटा। अरे आता ही है ना ये सब चीज़ें तुमको, सिंपल तो है। सिमिलरली इस ट्राइंगल को देखो ODB, ठीक है ना। तो OD का जो लेंथ है, OD का लेंथ कितना होगा, OD का लेंथ भी L cos थीटा ही आएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल है, तुमको समझ में आ जाएगा, L cos थीटा ही आएगा। तो ध्यान से देखो, फिर से कह रहा हूं कि AC का वैल्यू बराबर EC का वैल्यू इक्वल टू EO प्लस OC। EO का वैल्यू कितना है L cos थीटा और OC का वैल्यू कितना है R, मैंने वही लिख के रखा L cos थीटा प्लस R। इज दैट क्लियर। सिमिलरली ये जो R2 डिस्टेंस है, दैट इज BC वाला डिस्टेंस बराबर DC वाला डिस्टेंस, BC बराबर DC, ठीक है ना। तो ये जो DC का वैल्यू होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखना, OC माइनस OD, वही लिख के रखा OC माइनस OD। इज दैट क्लियर। OC का वैल्यू कितना है R, OD का वैल्यू हमने यहां पर निकाल कर रखा, क्या लिखा है L cos थीटा। इज दैट क्लियर। तो हमने लिख के रखा R माइनस L cos थीटा। सर आपने R1 और R2 क्यों निकाला, निकालना ही है। इस माइनस क्यू के लिए यहाँ पर अगर कंट्रीब्यूशन निकालना है पोटेंशियल का, एक पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R, तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा R1 और इस Q के लिए क्या हो जाएगा R2, इसलिए हमने R1 और R2 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। इज दैट क्लियर। अच्छा, पोटेंशियल एट C, पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन एंड नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन सीधा सीधा लिख देना है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा KQ डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है R2, ठीक है ना, प्लस नेगेटिव चार्ज का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ Q अलॉन्ग विथ साइन K माइनस Q, और ये डिस्टेंस माइनस Q ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना होगा R1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया R1, ठीक है ना। हम थोड़ा सा स्पेस बचा के लिखेंगे क्योंकि मुझे इतने ही स्पेस में कंप्लीट करना पड़ेगा। VC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो KQ/R2 की जगह क्या लिख सकते हैं, R माइनस L cos थीटा माइनस ऑफ माइनस यहाँ लिख दिया, दैट इज KQ डिवाइडेड बाई R1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं L cos थीटा प्लस R। इज दैट क्लियर, पक्का। अच्छा, अभी अगर हम KQ को बाहर रख देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो, ठीक है ना। A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके जगह R माइनस एल cos थीटा, ऊपर क्या आएगा R प्लस एल cos थीटा, लिख दिया R प्लस एल cos थीटा माइनस ऑफ ये इस तरफ बैठेगा तो कितना आ जाएगा माइनस R प्लस एल cos थीटा। तो प्लस और माइनस R को मार देता है तो बचेगा क्या, ऊपर मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ, ऊपर बचेगा हमारा KQ तो पहले से था, और यहाँ पर बचा 2L इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। वो नहीं होने का, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिखा, इसमें कुछ अच्छा दिखा, Q इंटू ट्वाइस L, इसको तुम जानते हो, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, दिस इज नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो ये जो हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट पॉइंट C। इज दैट क्लियर। अच्छा, अभी ध्यान से देखना, हमने ये माना था कि R जो है वो L से बहुत 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 बड़ा है, तो R स्क्वायर के सामने हम L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज R स्क्वायर बहुत बड़ा है यार, उसके सामने L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इतना छोटा है कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर 1 करोड़ रुपए से तुम एक पैसा निकालोगे तो कितना बचेगा, 1 करोड़ ही तो बोलोगे ना, बिकॉज दैट 1 पैसा इज नेग्लिजिबल। सिमिलरली R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज नेग्लिजिबल, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, यही कंडीशन लिखा हुआ मैंने यहाँ पर। और पोटेंशियल का फाइनल एक्सप्रेशन जो बचेगा वो होगा KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये वाला टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दिया R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख के रखा है,
that this thing is only valid for locations which are very large as compared to the size of the dipole. That means this point should be very very far away from the dipole. The dipole should seem very small as compared to that point. मतलब वहाँ बैठ के देखोगे तो डाइपोल बहुत छोटा दिखेगा तुमको, ठीक है ना। तो उसके लिए वैलिड है। तो यहाँ तक इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसको तुमको अच्छे से याद रखना है बिकॉज बहुत यूज़ में आता है। हम कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि इसी फॉर्मूला में यूज़ करते हैं एट एक्सियल पॉइंट, मतलब समवेयर ऑन दी एक्सिस, याद है ना एक्सिस पे यहाँ पर व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एक बात बताओ, ये लाइन है, ये थीटा 0, ये है थीटा, राइट। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, मतलब ये जो r वाला लाइन है वो ऐसा बन जाएगा, फिर ये हो गया थीटा 0, समझ में आया। तो अभी अगर तुम मुझे पूछोगे सर बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, अच्छा वहाँ पर थीटा 0 पुट कर दिया, KP cos 0 का मतलब है 1 KP बाई आर स्क्वायर, वो लिख दिया KP बाई आर स्क्वायर। लेकिन पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव इसलिए आया बिकॉज तुमको अगर यहाँ पर पोटेंशियल बताना है, ध्यान से देखो ये जो लोकेशन है दिस इज क्लोजर टू प्लस क्यू, दैट मीन्स प्लस क्यू का पोटेंशियल यहाँ पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू माइनस क्यू, इसीलिए इस तरफ का पोटेंशियल का साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अभी अगर तुम थीटा 180 डिग्री पुट करोगे, थीटा 180 मतलब तुम इस चीज़ को पूरा गोल घुमा के यहाँ तक लेके आना चाहो, मतलब ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री, और तुमको यहाँ कहीं पर मैं दिखाई दे रहा हूँ ना, भगवान जाने, इधर देखो यहाँ कहीं पर पोटेंशियल बताना है। यहाँ पर अगर पोटेंशियल बताना है, देखो ये जो लोकेशन है ये माइनस क्यू के पास है, माइनस क्यू के पास है, तो माइनस क्यू का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा और पोटेंशियल का फाइनल साइन नेगेटिव में आएगा, और आता भी है। थीटा को हमने 180 पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस KP बाई आर स्क्वायर, सिंपल। अच्छा मैंने यहाँ रीजन लिख के रखा है, देख लेना, लिख लेना अच्छे से। लास्ट में क्या लिखा है, एट इक्वेटोरियल पोजीशन थीटा इक्वल टू π/2, इक्वेटोरियल पे बताना है। इक्वेटोरियल मतलब अगर एग्जैक्टली यहाँ पर हो ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, बिकॉज इक्वेटोरियल लाइन जो होता है वो हमारे डाइपोल के इस पर्टिकुलर लेंथ को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर मैं कोई पॉइंट चूज करूँ तो क्या होगा, इट्स सो ऑब्वियस यार, माइनस क्यू के लिए जितना पोटेंशियल बनेगा प्लस क्यू के लिए भी उतना ही पोटेंशियल बनेगा, लेकिन दोनों का साइन एक दूसरे से ऑपोजिट होगा। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली एक दूसरे का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनली पोटेंशियल क्या आना चाहिए, 0। फॉर्मूला भी यही बताता है कि थीटा की जगह अगर 90 डिग्री पुट कर दोगे तो cos 90 कितना आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इज दैट क्लियर? पक्का? अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, पोटेंशियल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। नॉर्मली पॉइंट चार्जेस के लिए V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर नहीं होता। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई R। दैट मीन्स V फॉर अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, वेयर इज इन केस ऑफ ए डाइपोल, ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी कभी काम में आता है कि डाइपोल के केस में पोटेंशियल जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है, इसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं, मतलब ये कहानी कंप्लीट करते हैं और एक कहानी बाकी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डाइपोल के लिए कितना पोटेंशियल बनता है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को रख दिया, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। एकदम सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। एक बार ये याद करो कि बेसिक्स मैंने क्या सिखाया। किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज होगा, किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी तभी इंक्रीज होगा अगर नेचर के विल के अगेंस्ट उस सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाता है, नेचर के विल के अगेंस्ट। और अगर मैं किसी डाइपोल को खुला छोड़ दूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो खुशी खुशी अपने पी वेक्टर को ई वेक्टर के अलॉन्ग अलाइन करना चाहेगा। दैट मीन्स इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क होगा वो पी वेक्टर को क्लॉकवाइज रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग रोटेट करना चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉर्क है। और इस प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? लेकिन अगर मैं इस डाइपोल को पकड़ के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, बिकॉज ये तो घूम के इधर जाना चाहता है, बट मैं जो कि एक एक्सटर्नल एजेंट है, इसको पकड़ के अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तब तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा।
बिकॉज पी वेक्टर जिधर जाना चाहता है उधर जाने नहीं दे रहा, मैं उल्टा घुमा रहा हूँ. आई एम applying a anti-clockwise torque, whereas the dipole has a tendency to rotate clockwise and align its p vector along the direction of e vector. So इस process में external agent काम करेगा और उसका काम जो है basically will get stored in the system in the form of electric potential energy. चलो let me make it simple for you. अभी अगर मैं पूछूं कि external agent भी torque लगा रहा है, electric field भी torque लगा रहा है, so there are two torques which are doing work on the dipole. एक तो मैं टॉर्क लगा रहा हूँ, मैं इसको कैसे घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है. तो मैंने जिस सेंस में टॉर्क लगाया डाइपोल भी उसी तरफ गोल घूम रहा है. सो वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब मैं इस सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूँ. लेकिन जब ये डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क तो क्लॉकवाइज लग रहा है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहता है. लेकिन डाइपोल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज गोल घूम रहा है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क भी काम कर रहा है, लेकिन उसका काम नेगेटिव वर्क है. दैट मीन्स मेरा वर्क पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क नेगेटिव है. दैट इज हाउ एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड. इज दैट क्लियर? बिकॉज मैं जब काम कर रहा हूँ मैं सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूँ, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो टॉर्क लगा के सिस्टम से एनर्जी निकालता है, निकाल के सिस्टम में स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. मैं एनर्जी देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगा के एनर्जी निकालता है और स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है? अच्छा, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग, एक तुमको मैं सिचुएशन बता के रख रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है, जो एक्सटर्नल टॉर्क लगाया है that is very much, you say, equal to the torque applied by the electric field. मेरे एक्सटर्नल टॉर्क एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क हमने इक्वल ही रखा है. मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, वी अप्लाई एन एक्सटर्नल टॉर्क टू न्यूट्रलाइज द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दोनों की इक्वल रखा है. इक्वल इसलिए रखा ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो, बिकॉज अगर दोनों का टॉर्क इक्वल है और इसको हम बहुत धीरे धीरे मूव करें, वेरी वेरी स्लोली, इसलिए मैंने लिखा इनफाइनिट सिंबल एंगुलर स्पीड. वेरी वेरी स्लोली मूव कर रहे हैं, टॉर्क जीरो है तो एंगुलर एक्सीलरेशन में क्या होगा? जीरो ही होगा. तो बहुत धीरे धीरे मूव करा रहे हैं. एक्सटर्नल टॉर्क, दैट मीन्स मेरा टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क इक्वल रखने का रीज़न ये है कि इन दैट केस मैंने जितना पॉजिटिव वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव वर्क करेगा, बिकॉज दोनों का टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है. तो मैं जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव वर्क करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क उतना अमाउंट ही नेगेटिव वर्क करेगा. दैट मीन्स मैंने जितना एनर्जी दिया, सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर? अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर मैं ज़्यादा टॉर्क लगाओ इस कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा? तो अभी भी कोई पंगा नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. अगर मैं एक्सटर्नल टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क से ज़्यादा लगाओ तो क्या होगा? एज बिकॉज इन दैट केस द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो. मेरा टॉर्क ज़्यादा है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा. इसका मतलब है देयर विल बी some net torque acting on the dipole, which means the dipole will angularly accelerate. इसका मतलब है कि मैं जब अभी काम करके एनर्जी दूंगा, उसका कुछ पोर्शन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा और कुछ पोर्शन डाइपोल के पास ही रह जा रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. दैट मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डाइपोल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज मैंने ज़्यादा वर्क किया, बिकॉज मेरा टॉर्क ज़्यादा था. इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क कम था इसलिए उसने कम निकाला. मैंने दिया ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कम निकाला. इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना निकाला उसको पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर कर दिया, और मैंने जितना दिया उसमें से कुछ पोर्शन बच गया इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. आया समझ में? तो इतना लोचा में तो नहीं घुसना ना, सिंपल रखना है. इसलिए हमने दोनों का टॉर्क इक्वल रखा है. मैंने जितना एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एग्जैक्टली उतना ही एनर्जी निकाला. ठीक है, समझ में आया? ओके. बहुत लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं होता, बट यही चीज़ तुमको फील देगा, मतलब बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाएगा. ठीक है ना? सीधा सीधा भी निकालते कि यार एक्सटर्नल टॉर्क ने कितना काम किया. वॉल्टन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में केस में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में फोर्स की जगह टाउ आ गया और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया. आई होप सो तुमको ये फॉर्मूला पता है. ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ही भाई है. और हमने डाइपोल को
थीटा नॉट से रोटेट करके एंगल को थीटा नॉट से चेंज करके कहाँ तक लेके आए, थीटा तक लेके आए। टाउ टॉर्क ऑन ए डाइपोल कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क पी क्रॉस ई, पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था यार, पी क्रॉस ई होता है और मैंने भी उतना ही टॉर्क लगाया, तो मेरा टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, पी क्रॉस ई मतलब पी ई साइन थीटा, टॉर्क की जगह पी साइन थीटा लिख दिया, डी थीटा लिख दिया। इज दैट क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, मैंने डायरेक्टली लिखा है, माइनस है ना इसका आगे, इसलिए जब मैंने लिमिट्स पुट किया माइनस को अंदर डाल दिया तो जो लिमिट्स का वैल्यूज है वो रिवर्स हो गया। मतलब मुझे लिखना चाहिए था cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, माइनस cos थीटा, तो लिखना चाहिए था cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट, लेकिन माइनस है ना, उसको अंदर डाल दिया तो रिवर्स हो गया, cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा बन गया। आई होप सो तुमको ये समझ में आ गया। थीटा नॉट इज द इनिशियल एंगल, थीटा इज द फाइनल एंगल। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया वर्क डन, मेरा वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, और वही होगा पोटेंशियल एनर्जी। मैंने जितना काम किया वही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू पी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, यही लिख दिया। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पर पोटेंशियल एनर्जी बताना, डरे नहीं ना, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो मुझे एक रेफरेंस चूज करना पड़ेगा, उस जगह के पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बोलना पड़ेगा, तब जाके मैं किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकता हूँ। तो अभी बारी आ चुका है रेफरेंस चूज करने का कि कौन से एंगल पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूँ, वैल्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल एंगल, फाइनल थीटा नॉट से चेंज होके थीटा तक गया था तो फाइनल थीटा हो गया माइनस थीटा नॉट, मतलब इनिशियल एंगल जहाँ से स्टार्ट किया है, और मैंने रेफरेंस माना थीटा नॉट को π/2। दैट मीन्स जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, मैंने माना कि वो मेरा रेफरेंस पॉइंट है। थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री पे मैं मानूंगा कि डाइपोल के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। फिर से जब थीटा नॉट मतलब इनिशियल एंगल डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, उस पर्टिकुलर एंगल पे डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानेंगे। और बहुत बढ़िया लॉजिक है इसके पीछे, हैव पेशेंस, मैं समझाऊंगा क्यों जीरो मानेंगे, अभी के लिए जीरो मानेंगे, ठीक है ना, मैं बताऊंगा क्यों। तो थीटा नॉट π/2 पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना, तो डेल यू क्या होगा, यू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एंगल कितना है थीटा, इनिशियल एंगल π/2 हमने मान लिया, यहाँ पर भी पुट कर दिया थीटा नॉट कॉस π/2 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर सिर्फ यू थीटा जिंदा बचेगा बिकॉज ये तो हमने जीरो मान लिया रेफरेंस के लिए। cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो, तो बचेगा माइनस पी कॉस थीटा, जिसको हम सजा के क्या लिख सकते हैं, माइनस पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर, खोलोगे तो यही मिलेगा माइनस पी कॉस थीटा। आया समझ में? सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। कहानी बाकी है, मैं समझाऊंगा। फिलहाल वीडियो पॉज करो और ये कॉपी करो, ठीक है। अभी ये जवाब निकालते हैं कि हमने 90 डिग्री पे रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों माना। बहुत इंटरेस्टिंग है। 90 डिग्री के सिनेरियो में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा, ऐसा दिखने में ऐसा होगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक बात बताओ, ये जो डाइपोल का एक्सिस है, कैन आई से दिस इज एन इक्विपोटेंशियल लाइन? यस, बिकॉज मैंने सिखाया था कि अगर हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, इक्विपोटेंशियल लाइन बनाना है, दैट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि इस जगह के पोटेंशियल को अगर मैं V बोलता हूँ, इस जगह का पोटेंशियल भी क्या होगा, V ही होगा। बिकॉज अगर मैं इस रास्ते -Q से +Q तक जाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं कर पाएगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर 90 डिग्री टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? ठीक है, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है। तो एक बात को समझो, ये जो Q तुमको दिख रहा है, ये जो -Q तुमको दिख रहा है, इनको हमने इन्फिनिटी से लाया, राइट। जो अगर हमने +Q को इन्फिनिटी से लाया इस लोकेशन पे और इस जगह का पोटेंशियल V है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ होगा, QV। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रहा होगा, QV। सिमिलरली अगर मैं इन्फिनिटी से -Q चार्ज को यहाँ तक लेके आता हूँ, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ होगा, -Q × V। तो अगर मैं इस डाइपोल को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, असेंबल करता हूँ, इसको लाने में जितना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, इसको लाने में उतना ही अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
So what is the total potential energy in this scenario? It is equal to 0 because plus QV minus QV को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, एंड दैट इज द रीजन हम 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानते हैं, 0 मानते हैं. दैट इज द रीजन. इज दैट क्लियर? समझ में आया? पक्का? अच्छा, ये जो है इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम और एक टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं. तुम्हारे NCERT के बुक में भी दिया हुआ है, और ये एक चीज़ है, ये एक आइडिया है जो हमने ऑलरेडी पहले यूज़ किया है. ठीक है, देखो ऐसा है, यू नीड टू थिंक इट दिस वे कि ये एक एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है ना, और हमने इन्फिनिटी से प्लस क्यू को लाया और इन्फिनिटी से माइनस क्यू को लाया, ला के इस डायपोल को कंस्ट्रक्ट किया. ठीक है ना. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस लोकेशन का पोटेंशियल मैं पहले से डिफाइन कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने ये समझाया था कि अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलग अलग जगह में एक बोर्ड लगा के पोटेंशियल मार्क करके लिख सकता हूँ कि यहाँ तक पहुँचोगे तो इतना पोटेंशियल क्रिएट होगा. इज दैट क्लियर? तो मैंने ये मार्क करके रखा कि इस लोकेशन तक अगर पहुँचोगे तो इतना पोटेंशियल क्रिएट होगा V+, और इस लोकेशन तक पहुँचोगे तो कितना पोटेंशियल होगा V-. प्लस एंड माइनस ऐसे ही जस्ट सिग्निफाई करने के लिए दिया है, बिकॉज आगे जाके हम इस जगह पर प्लस क्यू चार्ज को लेके आएंगे एंड इस जगह पर माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, चलो मैं वही लिखता हूँ, दैट इज बेटर. अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो कितने सारे टर्म्स आएंगे ये बताओ. अगर मैं इस पहले वाले प्लस क्यू को लेके आता हूँ, अब तक हमने माइनस क्यू को नहीं लाया. इज दैट क्लियर? अगर हम प्लस क्यू चार्ज को लेके आएंगे तो प्लस क्यू पे कौन काम करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, जिसके कारण पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा. एक कॉलम आता तो इतना पोटेंशियल क्रिएट होता. क्यू कॉलम को लेके आया तो कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा, Q × V+. तो ये हो गया Q × V+. कुछ याद आ रहा है? ये चीज़ पहले भी क्या था. अभी अगर मैं माइनस क्यू चार्ज को लेके आऊँ तो माइनस क्यू के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा और ये चार्ज भी काम करेगा. तो दो टर्म्स आएगा पोटेंशियल एनर्जी का. इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा तो मुझे पता है कि इस जगह तक पहुंचने के लिए पोटेंशियल कितना चाहिए, V-. तो माइनस क्यू चार्ज आएगा तो कितना पोटेंशियल बनेगा, -Q × V- हमने लिख दिया. ठीक है, और जब ये -Q आएगा ये इस प्लस Q के साथ भी इंटरैक्ट करेगा तो उनका इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, KQ² by distance between them, and the distance between them in this case is equal to what, 2L. ये एनर्जी बना बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है, ये है दोनों के बीच का इंटरैक्शन एनर्जी, बिकॉज प्लस क्यू माइनस क्यू के साथ इंटरैक्ट करता है. ये चीज़ हमने पहले भी किया था. ठीक है, अभी जल्दी जल्दी एक काम करते, क्यू को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, V+ माइनस ऑफ V- ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -KQ² by 2L. इज दैट क्लियर? ये क्या है, V+ माइनस ऑफ V-, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ से इस तरफ गए. सो पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू -E वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर del L वेक्टर. ऐसे लिख सकता हूँ, कम ऑन, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं. चेंज इन पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड -E डॉट del L. दैट मीन्स -Q से कहाँ तक जाएंगे, +Q तक जाएंगे. इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या मिलेगा, देखो -Q को यहीं रख देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, मॉड ऑफ E, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ गए V- से V+, 2L डिस्टेंस कवर किया है, इंटू 2L इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. E वेक्टर ऐसा है, हमने इस तरफ डिस्प्लेस किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन देम इन दिस केस इज व्हाट, θ. तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, cos θ माइनस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, KQ² by 2L. तो फटाफट Q के साथ 2L का ग्रुपिंग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, P बनेगा, Q × 2L P. सो दैट इज -PE cos θ माइनस KQ² by 2L. अरे ये तो मैच नहीं हो रहा, बिकॉज हमने जो वहाँ पर निकाला है दैट इज -P cos θ. इस तरीके से जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है, ये वाला टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला टर्म तो इस वाले फॉर्मूला में है ही नहीं, यहाँ तो आ रहा है, मैच नहीं हो रहा. क्या रीज़न है इसका,
देखो द रीजन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या तुम मानते हो ये कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट k q²/2l दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बात बताओ कि अगर मैं तुमको पूछता हूँ कि लेट अस से θ1 एंगल है, क्या एंगल है? θ1 एंगल है। θ1 एंगल पे कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? तुम क्या लिखोगे? माइनस PE cos θ1 माइनस दिस, ये लिख दोगे θ1 पे। अगर मैं पूछूंगा कि θ2 एंगल पे कितना पोटेंशियल एनर्जी है, लिखोगे माइनस PE cos θ2 माइनस दिस। अभी अगर मैं तुमको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछूं तो ये टर्म तो हमेशा क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, कभी रहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा ही नहीं यार? ये जो कांस्टेंट है ये हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा। हमेशा याद रखना, किसी जगह पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलना या एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोलना पॉसिबल नहीं है। हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालते हैं। हम किसी जगह पर अगर पोटेंशियल बता पा रहे हैं, किसी जगह पर अगर पोटेंशियल एनर्जी बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमने इन्फिनिटी को अपना रेफरेंस माना और इन्फिनिटी और इस लोकेशन के बीच का डिफरेंस हम लिख देते हैं। तो हम हमेशा डिफरेंस ही लिखते हैं, और जब हम डिफरेंस लिखेंगे तो ये वाला टर्म हमेशा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू कैन इग्नोर दिस टर्म इन द एक्सप्रेशन। और तुमको अगर हम इस टर्म को इग्नोर कर देते हैं बिकॉज ये हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन मिलेगा एट एनी एंगल थीटा कैन बी रिटन एज माइनस PE cos थीटा। U at an angle of theta that is equal to minus PE cos theta, the same thing that we have got through the first method. समझ में आया? Is that clear? So this is the entire story about the dipole, dipole के लिए potential, dipole के लिए potential energy. I hope so तुमको मज़ा आया। You have enjoyed this. अच्छे से नोट कर लेना, पॉज करो, कॉपी करो, नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? So done for today.